क्लास के अंदर कुछ बच्चे पूजा का बैग लेकर इधर से उधर फेंक रहे हैं। पूजा रोते हुए कह रही है, मेरा बैग मुझे दे दो, मेरा बैग मुझे लौटा दो। तभी एक बच्चा हंसते हुए कहता है, तू गंजी भूतनी बैग लेकर करेगी क्या? तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, गंजी काली कलौटी कहीं की, जा भाग जा यहाँ से। पूजा रोती रही। क्लास में टीचर आ गई। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना मैडम, ये लोग मुझे मेरा बैग नहीं दे रहे हैं। तू फिर आ गई। तुझे मना किया था ना स्कूल आने से। तो जैसी काली गंजी लड़की की वजह से स्कूल में लोग चैन से नहीं रह पाते। चल निकल यहाँ से। टीचर ने पूजा को निकाल दिया। पूजा रोती हुई घर चली गई। घर पहुँचते ही उसकी सौतेली माँ बिमला ने कहा, आ गई महारानी। स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टरनी बनने का इरादा है क्या? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। मैं कर देती हूँ। जल्दी कर, बनना तो तुझे नौकरानी ही है। वैसे भी गंजी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। इसी घर में पड़ी रहेगी तो जिंदगी भर। पूजा चुपचाप घर के काम करने लग गई। जन्म के बाद से ही पूजा को कभी कोई सुख नहीं मिला। खुशी नाम की कोई चीज पूजा की जिंदगी में नहीं है। पूजा की असली माँ को एक भयानक बीमारी थी, जिसके कारण उसके सारे बाल झड़ गए थे और तब पूजा भी अपनी माँ के पेट में थी। पूजा को जन्म देते हुए उसकी माँ मर गई और पूजा भी गंजी पैदा हुई। उसके पिता महेश ने कहा, एक मुसीबत गई और एक मुसीबत आई। पता नहीं इस गंजी लड़की को लेकर मैं क्या करूँगा। उसके कुछ ही दिनों में महेश ने बिमला से शादी कर ली और बिमला ने पूजा की जिंदगी खराब करके रख दी। उसे पीने के लिए दूध नहीं दिया, ठीक से पूजा को सुलाए भी नहीं, जिसके कारण पूजा कमजोर पड़ गई। और जब पूजा थोड़ी बड़ी हुई तब बिमला उससे घर का सारा काम करवाने लगी। पूजा ने जिद पकड़ी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाने दो। बहुत मुश्किल से बिमला को मनाकर पूजा स्कूल गई, लेकिन वहां भी सभी ने उसका मजाक बना दिया। लेकिन पूजा फिर भी रोज स्कूल जाने लगी। अगले दिन भी पूजा स्कूल गई और तभी एक बच्चे ने उसे कहा, पूजा, तुझे पढ़ना ही है तो क्लास के बाहर जाकर बैठ जा। तुझे देखते ही हमें उल्टी आती है। हाँ, हमने कभी कोई गंजी लड़की नहीं देखी है ना। पूजा क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करने लगी। टीचर ने पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा, तो बोलो बच्चों, 10 + 12 कितना होता है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी पूजा ने क्लास के बाहर से कहा, 22 होता है मैडम। सही जवाब। लेकिन तू क्यों पढ़ाई कर रही है? तुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा। इतनी बदसूरत लड़की को कोई नौकरी देता है क्या? पूजा को बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर बाद स्कूल में एक फोटोग्राफर आया। टीचर ने सबको बुलाया, बच्चों सब लोग आ जाओ, इस साल हम ग्रुप फोटो लेंगे और उसे अपने स्कूल की मैगजीन में छापेंगे। सभी बच्चे हंसते हुए कैमरा के सामने चले आए। पूजा भी चली आई। फोटोग्राफर ने कहा, ये गंजी लड़की भी रहेगी क्या? मैडम, इसे ग्रुप में लेने से फ्रेम खराब हो जाएगा। हाँ, आपने सही कहा। इसकी तस्वीर तो हम मैगजीन में नहीं छाप सकते। ए पूजा, ग्रुप से बाहर निकलो। पूजा रोते हुए बाहर निकल गई। इसी तरह पूजा की जिंदगी बीतने लगी। किसी ने उसे प्यार नहीं दिया। किसी ने उसे कभी ये नहीं कहा कि पूजा तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो। पूजा ने रोते हुए कहा, मुझसे सब लोगों को प्रॉब्लम है। मैं और कभी स्कूल नहीं आऊंगी, कभी घर भी नहीं जाऊंगी। पूजा रास्ते में भटकने लगी। रात हो गई। पूजा को बहुत जोर की भूख लगी। बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या करूं, किससे मांगूं? बहुत सोचने के बाद पूजा एक होटल में गई और खाना मांगने लगी। साहब, कुछ खाने को दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। भाग जा यहाँ से, घर जा और अपनी माँ से खाना मांग। मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत अत्याचार करती है। तो मैं क्या करूँ? तू जा यहाँ से, तुझे देख के मेरे होटल से लोग भाग जाएंगे। उसने पूजा को भगा दिया। पूजा इधर उधर खाना मांगने लगी। बहुत कोशिश के बाद पूजा को एक रोटी मिली। फुटपाथ में बैठकर पूजा रोटी खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी आई। रोटी खा रही हो क्या? मुझे रोटी दोगी? मैं भी भूखी हूँ। मेरी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। कोई खाने को नहीं देता, इसीलिए बहुत भूख लगी है। आपका दर्द मैं समझती हूँ। ये लीजिए, आधी रोटी आप खाइए, आधी रोटी मैं खाती हूँ। पूजा ने उस बूढ़ी को आधी रोटी दे दी। उस बूढ़ी ने खाने के बाद कहा,
बेटी, मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तुम सो जाओ। ये बोलकर बूढ़ी चली गई। पूजा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा एक आदमी उसके सामने खड़ा है। अरे, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की फुटपाथ में क्यों सोई हुई है? तुम्हारे कितने लंबे बाल हैं। बालों का ही बिस्तर बना लिया है तुमने। पूजा पहले तो चौंक गई। उसके बाद उसने देखा कि उसके बाल जमीन तक आ गए हैं। वो गोरी हो गई है। अरे, ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। मेरे इतने लंबे बाल। पूजा बहुत खुश हो गई। उसे याद आया कि उस बूढ़ी औरत ने उसे यही कहा था। पूजा दौड़ते हुए स्कूल की ओर जाने लगी और तभी भयानक भूकंप शुरू हो गया। स्कूल टूटकर गिर पड़ा। पूजा जब वहां पहुंची तब तक स्कूल पूरी तरह से टूट चुका था और एक चट्टान के नीचे एक बच्चा फंसा हुआ था। अरे कोई मदद करो, चट्टान के नीचे मैं फंस गया हूँ। मदद करो। पूजा सामने आई। मैं करूंगी मदद। अरे पूजा, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हुए? प्यार की वजह से, इंसानियत की वजह से। वो आप नहीं समझेंगी। ये बोलकर पूजा ने अपने बालों से चट्टान को बांध लिया और जोर से खींचने लगी और इसी तरह उस बच्चे की जान बच गई। पूजा, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा है, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई। आज से तू मेरी दोस्त है पूजा। सभी ने पूजा को गले लगा लिया। बिमला और महेश ने भी पूजा को अपना लिया और सभी पूजा के लंबे बालों के फैन बन गए। टीचर ने भी पूजा से माफी मांग ली। पूजा, मुझे भी माफ कर दो। इस साल मैगजीन में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर छापी जाएगी। मैगजीन में पूजा की तस्वीर आ गई और अपने अनोखे बालों की वजह से पूजा बहुत फेमस हो गई। इसके बाद से पूजा को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। निशु बहुत गरीब थी। वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। तभी उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई। निशु के पिता सुखिया एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपना और निशु का पेट पाल रहे थे, जिससे उन दोनों का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। निशु को पढ़ने का बहुत शौक था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो रोज सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाया करती। एक दिन स्कूल में, आज सभी बच्चों के नाखून चेक किए जाएंगे। जिसके भी नाखून बड़े होंगे उसे पनिशमेंट मिलेगी। टीचर ने एक एक करके सभी बच्चों के नाखून चेक करने शुरू किए। टीचर जब निशु के पास पहुंची, निशु, तुम अपने नाखून दिखाओ। निशु ने टीचर को अपना नाखून दिखाया। निशु, तुम्हारे नाखून तो बहुत बड़े हैं। निशु अपने बड़े नाखून देखकर सोचती है, मैंने तो आज सुबह ही अपने नाखून काटे हैं, फिर ये इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? अब टीचर मुझे न जाने कौन सी सजा देंगी। निशु ने डरते हुए टीचर से कहा, मैडम, मैंने तो आज सुबह ही नाखून काटे हैं, न जाने ये कैसे बड़े हो गए। एक तो गलती करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अगर तुमने आज सुबह नाखून काटे होते तो अभी इतने बड़े कैसे हो जाते? जाओ, तुम क्लास के बाहर धूप में एक पैर पर खड़ी हो जाओ। तुम्हारे लिए यही सजा है। निशु को टीचर की ये बात माननी पड़ी। वो बाहर जाकर धूप में एक पैर पर खड़ी हो गई। निशु के लिए ये सजा बहुत तकलीफों वाली थी। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और धूप में खड़े होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी। कुछ देर के बाद निशु को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। टीचर ने निशु को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। काफी देर धूप में रहने के कारण इसे लू लग गई है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे समय समय पर खिला दीजिएगा। दवाइयाँ दिलाकर टीचर ने निशु को घर भेज दिया और कहा कि कल से अपने नाखून काट कर आए। अगले दिन निशु ने अपने नाखून फिर से काटे और स्कूल चली गई। स्कूल में निशु ने टीचर से कहा, मैडम, आज मैंने अपने नाखून काट लिए हैं। अच्छा, चलो अपने नाखून दिखाओ। निशु ने मैडम को अपने नाखून दिखाए, लेकिन निशु के नाखून पहले से भी ज्यादा लंबे थे। ये क्या निशु, तुमने फिर झूठ बोला? तुम्हारे नाखून तो पहले से भी लंबे हैं। लेकिन मैडम, मैंने तो आज सुबह ही अपने नाखून काटे थे। निशु, तुम्हें बार बार बोलने के बाद भी तुम अपने नाखून नहीं काटती हो। तुम्हें सजा दी जाती है और 1 सप्ताह के लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। ये सुनकर निशु बहुत उदास हो गई। वो इस बात से दुखी थी कि वो 1 सप्ताह तक पढ़ाई नहीं कर पाएगी। निशु को पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था। वो दिन रात पढ़ती थी और हर बार परीक्षा में अच्छे नंबर भी लाती थी। लेकिन इस बार वो अपने नाखूनों के कारण स्कूल नहीं जा सकती थी। वो उसी समय स्कूल से घर की ओर जाने लगी। घर जाकर बाबा को क्या बताऊंगी? बाबा सुनेंगे कि मेरे नाखूनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है तो वे बहुत नाराज होंगे। स्कूल से घर के रास्ते में एक तालाब था। निशु उस तालाब के किनारे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो अपने नाखूनों का क्या करे।
उसके नाखून हर सेकंड 1-1 इंच लंबे होने लगे थे और बहुत लंबे हो गए थे। निशु तालाब के किनारे बैठकर सोच रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। निशु का ध्यान उस आवाज की ओर जाता है। उसने देखा कि एक बंदर तालाब में डूब रहा था और मदद के लिए निशु को पुकार रहा था। मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है। मैं एक पेड़ पर चढ़ रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं इस तालाब में गिर गया। लेकिन तुम तो तालाब के बीच में हो, मुझे भी तैरना नहीं आता है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? निशु इधर उधर देखने लगी कि कहीं कुछ रस्सी जैसी कोई चीज मिल जाए तो उस बंदर को बचा ले, लेकिन निशु को उस बंदर की सहायता के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब उस बंदर ने कहा, इधर उधर मत देखो, तुम अपने नाखूनों से कहो कि आगे बढ़कर मुझे बचा ले। मेरे नाखून तुम्हें कैसे बचाएंगे? तुम्हारे नाखून जादुई हैं, तुम इन्हें और बढ़ने के लिए बोलो, जितना तुम चाहोगी ये उतने बड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे नाखून जादुई हैं? अभी बातें करने का समय नहीं है, पहले मेरी जान बचा लो, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। निशु ने अपने नाखूनों से कहा, मेरे नाखून लंबे हो जाओ, तुम्हें उस बंदर को डूबने से बचाना है। निशु के कहते ही उसके नाखून बहुत लंबे और मजबूत हो गए। उसके नाखून इतने लंबे हो गए कि वे बंदर तक पहुंच गए। बंदर निशु के लंबे नाखूनों को पकड़कर तालाब के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने निशु से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी जान तो मेरे नाखूनों ने बचाई है। अब तुम बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तो अपने लंबे नाखूनों से बहुत परेशान हूँ। क्या मेरे नाखून छोटे नहीं हो सकते? लंबे नाखूनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। सुनो निशु, तुम्हारे नाखून जादुई हैं। जब तुम 1 साल की थी तब तुम्हारी माँ एक बार तुम्हें लेकर इस तालाब में नहाने आई थी। उस समय तुम्हारी माँ ने कुछ जंगली जानवरों से मेरी माँ की जान बचाई थी, जिससे खुश होकर मेरी माँ ने तुम्हें वरदान दिया था कि जब तुम 8 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे नाखून बहुत लंबे हो जाएंगे और उनमें जादू भी होगा। अब तुम 8 साल की हो गई हो। लेकिन मेरे लंबे नाखूनों से क्या जादू हो सकता है? तुम अपने लंबे नाखूनों से पास या दूर पर रखी किसी भी चीज को छू सकती हो। तुम अपने लंबे नाखूनों से जिस चीज को छुओगी वो सचमुच का हो जाएगा। अच्छा, ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने घर जाती हूँ। निशु खुशी खुशी अपने घर आ गई। उसने अपनी किताब खोली और किताब में कुछ फलों की तस्वीर छपी थी। निशु ने उन फलों की तस्वीर को अपने लंबे जादुई नाखूनों से छुआ। तभी वे फल किताब से निकलकर बाहर आ गए। वे एकदम असली और ताजे फल जैसे दिख रहे थे। निशु ने खूब फल खाए और कुछ फल अपने बाबा सुखिया के लिए रख दिया। शाम को जब सुखिया घर आया तो उसने घर में कुछ रसीले फल देखे। निशु और सुखिया ने कभी फल नहीं खाए थे। घर में फल देखते ही सुखिया ने निशु से कहा, निशु बेटी, घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, हमें 2 वक्त की रोटी तो नसीब नहीं होती। तू ये फल कहाँ से लाई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की है। निशु ने सुखिया को अपने लंबे जादुई नाखूनों के बारे में सब कुछ बताया। बाबा, आप चिंता मत करो, अब हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। वो कैसे निशु बेटी? निशु ने कागज और पेंसिल लिया और कागज के टुकड़े पर कुछ रुपए पैसों के चित्र बनाए और उन चित्रों को अपने लंबे नाखूनों से छू दिया। तभी वे रुपए पैसे एकदम असली बनकर कागज से बाहर निकल आए। निशु ने उन पैसों को सुखिया को देते हुए कहा, ये लो बाबा, हमारे लिए बाजार से खाना ले आओ। सुखिया दौड़ा दौड़ा बाजार गया और अच्छा अच्छा खाना खरीदने लगा। क्या बात है सुखिया, रोज तो तू खाना देखकर चला जाता था, आज खाना खरीदने आ गया? पैसे वैसे हैं भी तेरे पास या यूं ही चला आया है? देख भाई, मैं तेरे जैसों को उधार नहीं देता। दुकानदार की बात सुनते ही सुखिया ने उसके सामने नोटों की गड्डी रख दी और कहा, जल्दी से 2 प्लेट दाल मखनी, 1 प्लेट शाही पनीर, 4 रोटियां और पुलाव पैक कर दो लाला। आज मेरे पास खूब पैसे हैं, आज मैं और मेरी बेटी भर पेट कर खाना खाएंगे। दुकानदार ने सुखिया को खाना पैक करके दे दिया। सुखिया खाना लेकर घर आया और दोनों बाप बेटी खाना खाकर सोने लगे। तभी निशु ने कहा, बाबा, आज से हम जमीन पर नहीं चारपाई पर सोएंगे। निशु ने एक कागज पर सुंदर सी चारपाई की तस्वीर बनाई और उसे अपने जादुई नाखूनों से छूकर सचमुच का बना दिया। उस रात दोनों बाप बेटी पहली बार चारपाई पर सोए। दोनों पहली बार चैन की नींद सो रहे थे। दूसरे दिन सुबह सुखिया काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। बाबा, अब आपको काम पर जाने की क्या जरूरत है? निशु ने झटपट एक कागज पर फिर से कुछ नोटों का चित्र बनाया और उसे अपने लंबे जादुई नाखूनों से छू दिया। वे नोट असली नोट बनकर कागज से बाहर आ गए। निशु ने उन नोटों को सुखिया को देते हुए कहा, ये लो बाबा, इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर लेंगे। तू ठीक कह रही है निशु बेटी, अब अपने जादुई नाखूनों से हमारे लिए एक अच्छा सा घर भी बना दे। हम कब तक इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे? अभी लो बाबा। निशु ने फिर से एक कागज पर सुंदर से घर की तस्वीर बनाई
और उसे अपने नाखूनों से छू दिया। तभी वो घर कागज से बाहर निकलकर असली का बन गया। अब निशु और सुखिया की जर्जर हो चुकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान से घर ने ले ली थी। निशु और सुखिया अपने आप को अपने घर में बैठा देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद निशु ने सोचा कि उनकी काम भर की जरूरतें पूरी हो गई हैं। अब वो अपना नाखून काट लेगी ताकि वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके। ऐसा सोचकर उसने अपने लंबे नाखून काट डाले। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके नाखून पहले से ज्यादा लंबे हो गए। लगता है मेरे नाखून अब कभी छोटे नहीं होंगे, अब मैं कभी पढ़ाई नहीं कर सकूंगी। ये सोचकर निशु फिर से दुखी हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो फिर से एक कागज पर अपने स्कूल की ड्राइंग बनाती है और उस ड्राइंग को अपने लंबे जादुई नाखूनों से छू देती है। तभी वो स्कूल सचमुच के असली स्कूल में बदल जाता है और निशु अपने क्लास में अंदर जाती है। वहां उसकी टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी। निशु को देखकर टीचर ने कहा, अरे निशु, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और पढ़ाई करो। निशु खुशी खुशी क्लास के अंदर जाती है और पढ़ाई करने लगती है। इस तरह से निशु की पढ़ाई भी जारी रहती है। इधर निशु के बाबा सुखिया ने अपना खुद का कपड़ों का व्यापार शुरू कर लिया था। वो शहर के बने हुए कपड़े लाकर गांव में बेचने लगे, जहां उसके कपड़े अच्छी कीमतों पर बिकने लगे। धीरे धीरे सुखिया ने अपना व्यापार और बढ़ा लिया। निशु भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही थी। निशु के जादुई लंबे नाखूनों के कारण उसकी और सुखिया की जिंदगी ही बदल गई थी। उनके पास खूब पैसा था और उन्हें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।